आप सभी का स्वागत है। अब हम अगले सत्र की ओर बढ़ेंगे। सुबह से लगातार कई मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। चर्चा प्रदेश के विकास से जुड़े, गुरुग्राम से जुड़े, दक्षिण हरियाणा जुड़े हर मुद्दे को लेकर के चर्चा की गई। लेकिन अब एक और मुद्दा अहम, स्वास्थ्य को लेकर एक बार फिर हम चर्चा करेंगे। और स्वास्थ्य को लेकर इस चर्चा में मंच पे हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा। अगर हम बुलाना चाहेंगे, अमनदीप चौहान डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर है। हम चाहेंगे आप मंच पर आएं। सर, आपका मंच पर स्वागत है। और उनके साथ हम मंच पर बुलाना चाहेंगे डॉक्टर मनीष जैन, नवजीवन हॉस्पिटल से हैं, गुरुग्राम से। हम इन्हें भी चाहेंगे मंच पर आएं। और इस कार्यक्रम को, इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने सहयोगी को अपूर्वा को बुलाना चाहेंगे। अपूर्वा, आप भी मंच पर आएं और इस स्वास्थ्य को लेकर इस अगले मुद्दे पर, अगले सत्र पर हम चर्चा करेंगे। अपूर्वा, ओवर टू यू। दीपक, क्योंकि हम अपने हर सेशन में हर एक सेक्टर को छू रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो आपके स्वास्थ्य से हो, पर्यावरण को लेकर हो, गुरुग्राम के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, गुरुग्राम के विकास को लेकर हो, यहां तक कि गुरुग्राम की मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी हमने अपने पार्षदों के साथ, जो कि हमारे खास मेहमान थे, हमने उनसे भी चर्चा की है। और अब हम बात करेंगे गुरुग्राम के प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर, डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर को लेकर, कि किस तरह से समन्वय बन रहा है, किस तरह से तालमेल बन रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स और ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट के बीच में। तो दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले अमनदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि अगर हम ड्रग कंट्रोलर की अगर हम बात करते हैं, तो किस तरह का समन्वय प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जो मेडिकल संचालक है, जो केमिस्ट शॉप है, किस तरह से आप इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं? क्या वो तरीके अपनाए जाते हैं कि लोगों तक, मरीजों तक अच्छी बेहतर दवाइयाँ ही पहुंच सके? धन्यवाद अपूर्वा, और इंडिया न्यूज़ का भी धन्यवाद जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया इस मंच पर आने का और पब्लिक को एड्रेस करने का। जहाँ तक दवाइयों का सवाल है, जब तक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तब तक हम अपनी एनफोर्समेंट नहीं कर सकते। अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूं, तो गुड़गांव के जो निजी हॉस्पिटल है, उन्हीं से इंफॉर्मेशन लेके हमने नकली दवाइयों के 3-4 रैकेट का भांडाफोड़ किया है अभी तक। और गुड़गांव इस देश का पहला ऐसा जिला बना जिसमें नकली दवाइयों को लेके जो अरेस्ट हुई, उसमें पहला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद पहली अरेस्ट जो थी वो गुड़गांव से हुई। वो सिर्फ और सिर्फ जो निजी अस्पताल है, उन्हीं से जो इनपुट्स कलेक्ट हुए कि भाई ये दवाई है, हमने मरीज को दी, ये असर नहीं कर रही, और टेस्टिंग कराई तो पता चला कि वो नकली थी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उनसे इनपुट लेके ही कलेक्ट किया जाता है। और अभी भी विभाग ने जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे जो सैम्पलिंग का दर है उसको बढ़ा दिया है, इसीलिए कि भाई मार्केट के अंदर जो आम जनता है वहां तक नकली दवाई ना पहुंचे। मनीष जैन जी, गुरुग्राम के सरकारी हॉस्पिटल की निगरानी के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई गई है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जब भी प्राइवेट हॉस्पिटल का जिक्र होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर एक नेगेटिव फीडबैक हम देखें तो अक्सर मरीजों के मुंह से हमने सुना है कि बिल बहुत आता है, खर्चा बहुत हो जाता है। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इंडिया न्यूज़ हरियाणा का। अपूर्वा जी, जैसा कि अमनदीप सर ने अभी बोला कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, डॉक्टर्स की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें समय समय पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या सर के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना है कि हम समाज को क्या अच्छा दे सकते हैं या हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है, उसको समय समय पे सर को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, सीएमओ साहब को इन्फॉर्म करते रहना है कि यहाँ पर इस तरीके से कुछ गड़बड़ियाँ चल रही है। तो एक ये जिम्मेदारी समझते हुए, और पेशेंट्स का देखिए, मुझे नहीं लगता कि गुड़गांव में प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसा हो सकता है, लेकिन अमूमन 99% हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स सेटिस्फाई रहते हैं। लेकिन सर, जैसा मैं सोचता हूँ कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, चाहे पेइंग कैपेसिटी के साथ हो, पहले ये भगवान होता है, डॉक्टर भगवान के रूप में मानते हैं,
लेकिन जब बिलिंग की बात आती है, चाहे आप उसको अपना कलेजा निकाल के रख दो तो वो शायद राक्षस हो जाता है, ऐसा ही हो जाता है। तो ऐसा नहीं है मैम, हम लोग अपनी तरफ से पूरा जस्टिस करने की कोशिश करते हैं, पेशेंट किसी तरीके से सरवाइव करे। और मैं खुद अपना एग्जाम्पल देता हूँ मैम, हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, हमने एक फंड बना रखा है। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है और मुझे लगता है कि इसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो डेफिनेटली आप आके कभी देखिएगा कि तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को जितना हो सके उसका बेटर से बेटर ट्रीटमेंट करें, और विदाउट मतलब उसके साथ कोई नाजायज या नाइंसाफी ना हो। बिल्कुल सर, चूंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जैसा कि आपने कहा कि मरीज डॉक्टर को धरती का भगवान कहता है, मानता भी है, लेकिन अगर डॉक्टर से कुछ गलती हो जाए तो फिर वो शैतान से कम नहीं होता है। अमनदीप जी, नकली और अवैध दवाइयों को लेकर अभी हम पिछले कई महीनों से हम खबरों में भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नकली दवाइयों का जो एक व्यापार है वो बढ़ता ही जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर के तौर पर आप इसे कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं, और इसे रोकने के लिए विभाग क्या कर रहा है गुरुग्राम में? 2020 से पहले जो नकली दवाइयों के केस थे उसमें जो पावर थी वो पुलिस के पास थी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वो पावर जो है वो कंसर्न फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को दी। आज तक WHO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। पहली बार ऐसा हुआ कि गुड़गांव में जो नकली दवाई पकड़ी गई वो WHO में रिपोर्ट हुई कि वो टर्की से बनी थी, वरना तो हमेशा दवाइयों में ये होता था कि हिंदुस्तान में नकली दवाई बनती है, जबकि असलियत कुछ और है। वो दवाई टर्की से आई थी, टर्की से बनी थी, और WHO ने इंडिया न्यूज़ की ही खबर को देखते हुए WHO ने उसको नोटिफाई किया था कि ये नकली दवाई जो है फलाने बैच नंबर की टर्की से बनी है, जो इंडिया में भी है और देशों में भी हो सकती है। तो ये एक भ्रांति है कि मार्केट के अंदर नकली दवाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं या वो जो गोरख धंधा है वो चल रहा है। अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूं तो अभी तक 10 लोगों को हम जेल भेज चुके हैं जिन्होंने नकली दवाइयाँ बनाई थी। और अगर पिछले 3 साल का आप डेटा उठा के देखोगे तो गुड़गांव में सिर्फ एक ही नकली दवाई पकड़ी गई है, जबकि हर महीने गुड़गांव से 36 दवाइयों के नमूने उठते हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा आप बता रहे हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज़ ने भी इस खबर को बहुत प्रमुखता से चलाया था और हमने देखा था कि किस तरह से कोडेन युक्त सिरप उसकी वजह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितने मासूम बच्चों की जान गई थी। डॉक्टर मनीष, क्या सभी प्राइवेट हॉस्पिटल जो एक तय मानक होते हैं उनके अनुसार चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं? मैम, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बहुत पुराना सिटी है ओल्ड गुड़गांव। हॉस्पिटल्स बहुत पुराने बने हुए हैं, आबादी वाले एरिया में बने हुए हैं। पार्किंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। MCG, पॉल्यूशन या हुड्डा की जो नॉर्म्स हैं या फायर के जो नॉर्म्स हैं, कोशिश करते हैं कि सब उनको फुलफिल करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमियां तो रह जाती हैं। लेकिन फिर भी अभी अगर देखा जाए तो ओल्ड गुड़गांव में तो पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन तो सब फुलफिल करते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट को भी सब फुलफिल करके चलते हैं, फायर की एक प्रॉब्लम है, और सर अभी एक CTE CTO भी कंपलसरी कर दिया है। वो एक बहुत बड़ा इशू हो रहा है ओल्ड गुड़गांव के हॉस्पिटल्स के लिए, उसके लिए बात भी चल रही है। उसके बिना पॉल्यूशन भी अभी पेंडिंग है मोस्टली हॉस्पिटल्स का। लेकिन फिर भी हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम गवर्नमेंट के जो भी मापदंड हैं, बाकी हमें बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहता है सर का, CMO साहब का, हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अभी जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहता है। हमारा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से बहुत कंटिन्यू टच में रहते हैं। तो चाहे TB डिपार्टमेंट हो, चाहे ड्रग डिपार्टमेंट हो, चाहे ऊपर 2nd फ्लोर पे कार्डियक डिपार्टमेंट हो, वहाँ के डॉक्टर्स आके भी, सर अभी 4 दिन पहले मेरे पास हार्ट का जो आपने ऊपर 2nd फ्लोर पे दिया हुआ है, स्पेशली वहाँ के कंसल्टेंट ने आके हमें बोला कि सर आपके यहाँ से कोई भी पेशेंट अगर आता है तो बस आप इन्फॉर्म कर दीजिए, हम वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ तैयार रखेंगे, तो जिससे कि पेशेंट को सफ़र ना करना पड़े।
दैट मीन्स कि हम लोग ये चाहते हैं कि सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाए, हर किसी की अच्छे से जान बच सके, टाइम से उसको ट्रीटमेंट मिल सके। बिल्कुल। अमनदीप जी, ओवर द काउंटर किस तरह से दवाइयों की जो अवैध बिक्री होती है उसे रोकने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है, या फिर दवाइयों के गलत इस्तेमाल को रोका जाए, इसके लिए लोगों को कैसे अवेयर किया जा रहा है? क्योंकि हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं कि कैंपेन लगते हैं, लेकिन इसके अलावा बाहर बहुत सारे ऐसे जिले हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां लोग इस चीज को लेकर अवेयर नहीं हैं। ओवर द काउंटर के ऊपर अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जो एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट करके कुछ दवाइयां निर्धारित करने जा रही है कि यही दवाइयां ओवर द काउंटर सेल होंगी जिसके अंदर कोई एंटीबायोटिक नहीं होगा, कोई एंटी फंगल नहीं होगा। जो रूटीन की दवाइयां हैं वो ओटीसी की कैटेगरी में चली जाएंगी कि सिर्फ वही दवाई ओवर द काउंटर बिकेगी, उसके अलावा कोई भी दवाई है वो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है। ऑलरेडी ये जो बिल है ये नोटिफाई हो चुका है, ड्राफ्ट नोटिफाई हो चुका है, बस वो पास होने की देरी है। पब्लिक के ऑब्जेक्शंस मांगे गए हैं उसके ऊपर, जैसे ही ऑब्जेक्शन आ जाएंगे उसको फाइनल किया जाएगा और ओटीसी की लिस्ट ऑलरेडी तैयार की जा चुकी है। डॉक्टर मनीष, हम लगातार देखते हैं कि गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन हर दिन यहाँ पर बढ़ रही है। कभी कभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है हेल्थ डिपार्टमेंट्स को लेकर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से डेवलप कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। मैम, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सर ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन वेटिंग में है। एक गुड़गांव के बहुत बड़े मल्टी हॉस्पिटल की ज़रूरत है जो कि गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हो। बाकी शायद अभी बहुत जल्दी इस सेशन में माता शीतला चैरिटेबल हॉस्पिटल भी शायद शुरू हो जाएगा, तो उससे गुड़गांव की बहुत बड़ी एक समस्या का समाधान हो पाएगा। लेकिन फिर भी सेक्टर 10 से सरकारी अस्पताल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। छोटे हॉस्पिटल्स, छोटे क्लिनिक्स और जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, दोनों पर जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, क्या वो इक्वल होते हैं? इक्वली वो चीज़ें फॉलो की जाती हैं? मैम, अभी जैसे आप देखेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए हॉस्पिटल्स के लिए, तो बिलो 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन में थोड़ी सी रिलैक्सेशन रहती है, और मोर देन 50 बेडेड हॉस्पिटल के लिए हॉस्पिटल एस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है उसमें अलग से क्राइटेरिया रखा गया है। फिर अभी हमने हाल ही में कोडेन युक्त सिरप का जो मामला था वो काफ़ी ज़्यादा हमने देखा था। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस पर संज्ञान लिया था और इस दवाई पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। कई मेडिकल स्टोर सील कर दिए गए थे, उनके ओनर्स अरेस्ट भी किए गए थे। ऐसी दवाइयों को लेकर कितना बड़ा चैलेंज आप इसे देखते हैं? क्योंकि कोडेन एक ऐसा फॉर्मुलेशन होता है जो नशे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और बहुत हाई लेवल पर इसका इस्तेमाल होता है। जो ये कफ सिरप था जिसमें काफ़ी बच्चों की मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर डेथ हुई, वो एक इम्प्योरिटी के कारण था कि भाई जो सॉल्वेंट होता है वो इम्प्योर था। ऐसी फर्स्ट न्यूज़ आई जो कि एक जांच का विषय था। लेकिन हरियाणा के अंदर जो हमारे स्टेट ड्रग कंट्रोलर हैं, उन्होंने हरियाणा में जो परमिशन दी हुई है कफ सिरप्स की सॉरी, वो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल सॉल्वेंट यूज करने की परमिशन ही नहीं है। तो आप अगर देखोगे तो हरियाणा में आज तक कफ सिरप का पिछले 10 साल के अंदर कोई कफ सिरप से डेथ नोटिफाई नहीं हुई है, एटलीस्ट हरियाणा के अंदर। एक जो केस अभी सोनीपत का आया था वो भी एक्सपोर्ट की परमिशन थी, जो एक्सपोर्ट की परमिशन सेंटर से आती है, जो स्टेट गवर्नमेंट नहीं देता। जो नशे के लिए कोडीन फॉस्फेट वाला जो कफ सिरप यूज हो रहा था, वो भी अगर आज की डेट में गुड़गांव की बात करें तो ब्लैक फिश हर जगह कोई इक्का दुक्का हो सकता है। बाकी हमारे यहाँ, अब मैं पिछले महीने सिरसा भी रेड करने के लिए गया और भी पूरे हरियाणा में रेड्स चल रही हैं। अब कफ सिरप सिर्फ कहीं कहीं पे कोई इक्का दुक्का बेचता हो तो बेचता हो, लेकिन कोडीन फॉस्फेट का कफ सिरप अब बिकना बंद हो गया। हाँ, उसी कलर का सेम बॉटल बना के विदाउट वो इंग्रेडिएंट के लोगों को दे देते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ इसमें वो केमिकल होगा, बाकी ऐसा नहीं है। क्योंकि कोडीन फॉस्फेट अब मैन्युफैक्चरिंग लेवल से ही मॉनिटर होने लग गया थ्रू सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर कोई पिल्फरेज होने के चांसेस नहीं है अभी।
सर, गुरुग्राम जैसे तेजी से बढ़ते हुए शहर, जहां पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जरूरत भी बढ़ती जा रही है, ऐसी जगहों पर दवाइयों की जो एक रोकथाम हम कहें कि अवैध दवाइयाँ, गलत दवाइयाँ लोगों तक ना पहुंचे, इसे रोकना कितना बड़ा चैलेंज होता है और इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? पहले मैम मैं 2021 तक गुड़गांव में अकेला ड्रग कंट्रोल ऑफिसर था। आज गुड़गांव भी प्रगति कर रहा है, मैन पावर की भी ज़रूरत है। आज सरकार ने गुड़गांव के अंदर 3 ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स पोस्ट कर दिए और अभी प्रपोजल चल रहा है कि एक और एक्स्ट्रा ऐड करो और इसको एसडीसीओ के जोनल लेवल पे भी एक और नई पोस्ट लाने के लिए प्रपोजल चल रहा है। तो मैन पावर धीरे धीरे बढ़ रही है, तो शायद आने वाले भविष्य के अंदर हमारे को भी और ऑफिसर्स मिलेंगे और एनफोर्समेंट बढ़ेगी। और इन्फोर्समेंट इसमें बढ़ेगी। अगर हम बात करें सरकार की तरफ से, तो वो तमाम मदद, वो तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है एज अ ड्रग कंट्रोलर आपको या फिर आपकी विभाग को, आपकी टीम को? हाँ, अभी अगर आप पिछले कुछ ड्यूरेशन की बात करोगे तो अब दवाइयों की जो टेस्टिंग है वो भी बढ़ गई है। पहले जो रिपोर्ट 8-8, 9-9 महीने में आती थी, अब वो रिपोर्ट 3 महीने के अंदर ही आ जाती है, ताकि कोई भी दवाई अगर सबस्टैंडर्ड है तो उसको वहीं पे रोका जा सके। अभी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प लगा लो कि ऑफिसर्स को पूरा खुला हुआ हाथ मिला हुआ है कि नहीं, कहीं भी कोई नकली दवाई है तो तुरंत वहीं अरेस्ट करो और उसके लिए कोई डिले की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर मनीष, इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी लोगों के लिए पॉल्यूशन बना हुआ है। एयर पॉल्यूशन, AQI आप देख रहे होंगे कि पिछले कई महीनों से लगातार 700-800 के पार जा रहा है, जो कि डेंजर लेवल से भी ऊपर है। ऐसे में हॉस्पिटल्स में, खासतौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? कैसे लोगों को ठीक किया जा रहा है, या फिर किस तरह से उनके ट्रीटमेंट में जो बदलाव है, जो सुधार है, वो लाए जा रहे हैं? हाँ मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या ये जिम्मेदारी केवल सरकार की या हॉस्पिटल्स की ही बनती है, या ये जिम्मेदारी हम सब, आप सब लोगों की बनती है? मैम, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है NCR में, और उसके लिए कहीं हद तक हम सब लोग जिम्मेदार हैं। एक आम आदमी जिम्मेदार है। कितने लोग पूलिंग करते हैं कार्स में या ट्रांसपोर्ट में, कितने लोग अपने घर के बाहर कूड़ा जलाते हैं, कितने लोग, आप ये देखिए कि अभी पार्षद बैठे हुए थे यहाँ पे, 2-3 अभी बात चल रही थी, हम लोग घर के बाहर ऐसे ही कूड़ा फेंक के चले आते हैं। तो पॉल्यूशन का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक फैक्टर हम लोग खुद हैं। जब तक हम लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे इस चीज़ के लिए, तब तक किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और रही बात हॉस्पिटल्स की या सरकार की बात, हॉस्पिटल में हम कोशिश करते हैं कि इस टाइम पे हर वीक में 2 या 3 दिन हमारे यहाँ एक अपॉइंट किया हुआ है हमने, और वो बस ये जितने भी, अगर OPD में जितने भी लोग बैठे होते हैं, पेशेंट्स बैठे रहते हैं, पेशेंट के रिलेटिव्स बैठे रहते हैं, तो हम उनको यही जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग अपने घर के आसपास सफाई रखने की कोशिश करिए। कूड़े को जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने गीला या सूखा कचरे के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला है, तो उसको करिए। स्मोकिंग के लिए मना करते हैं जितने भी बुजुर्ग लोग आते हैं। इवन हरियाणा में तो कल्चर है कि महिलाएं भी बहुत हद तक हुक्का और ये सब लेती हैं, तो उन सबको बताने की कोशिश करते हैं कि आप लोग जितना हो सके बचने की कोशिश करिए। पल्मोनोलॉजी में अभी एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पल्मोनोलॉजिस्ट ने बोला कि NCR में अभी जो बच्चे जो बर्थ ले रहे हैं वो ऑलरेडी मतलब 10 साल उनकी जो है लाइफ ऑलरेडी कम हो रही है पॉल्यूशन की वजह से। कोशिश करते हैं हॉस्पिटल में हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि सबको अवेयर करें, कैसे हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड फ्री रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल अमनदीप जी, अभी सवाल मैंने मनीष जी से भी पूछा था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्योंकि गुरुग्राम में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, प्रवासियों की भी जो पॉपुलेशन है वो लगातार गुरुग्राम में बढ़ रही है। ऐसे में आपके हिसाब से जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, या फिर जो छोटे क्लिनिक जो बनाए जाते हैं, वो क्या इनफ हैं, सफिशिएंट हैं यहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग? नहीं, एज ऑफ नाउ सरकारी अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो इनफ नहीं है। इसीलिए अभी पहले जो गुड़गांव का सिविल हॉस्पिटल नया जो बनाने की फाइल चल रही थी इतने दिनों से, अब फाइनली वो अप्रूव हो चुकी है
और जल्द ही उसके ऊपर काम भी शुरू हो जाएगा। जहाँ तक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूँ तो विद इन नेक्स्ट 6 महीने के अंदर आप देखोगे कि गुड़गांव के अंदर 2 और नए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो 250 बेड के हैं वो आ रहे हैं। जैसे अपोलो अपना हॉस्पिटल लेके आ रहा है, मैक्स हॉस्पिटल अपना लेके आ रहा है, दोनों ही 200+ बेडेड हॉस्पिटल्स लेके आ रहे हैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अपना, क्योंकि पेशेंट्स का जो फुटफॉल है वो बढ़ रहा है, तो वो अपनी जो एंटिटीज़ हैं उसको बढ़ा भी रहे हैं। और उस तर्ज के ऊपर सरकार ने भी अपना जो एक्सपेडाइट करने का, पहले मनसा देवी हॉस्पिटल है जो जल्दी शुरू हो जाएगा, और सरकारी हॉस्पिटल भी जो हमारा शहर का जो सरकारी हॉस्पिटल था वो भी ऑलरेडी अप्रूव हो गया, उसका टेंडर भी फ्लोट हो चुका है शायद। डॉक्टर मनीष, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, चूंकि कई बार हमने देखा है कि सरकारी अस्पतालों में भी अव्यवस्थाएं होती हैं, बदहाली होती हैं, जिनकी वजह से वहां पर भी बेहतर इलाज नहीं मिल पाता है, तो फिर वो लोग वहां से डाइवर्ट होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गरीब और मध्यम वर्गीय के लिए क्या ऐसी सुविधाएं की गई हैं कि उन्हें वहां पर बेहतर इलाज मिल सके, किसी तरह की कोई दलाली ना हो, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही हॉस्पिटल्स में चल रही हैं? नहीं मैम, अभी तो बहुत सुधार है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी। और अभी तो बहुत जितने भी गुड़गांव में हॉस्पिटल्स हैं, मोस्टली हॉस्पिटल्स अभी तो आयुष्मान से भी इम्पैनल्ड हैं। 5 लाख का कार्ड मोस्टली जितने भी गरीबी रेखा से नीचे या मध्यम इससे जुड़ा भी मेरा सवाल था, अगला सवाल मेरा यही था कि आयुष्मान को लेकर क्या योजनाएं आपके हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स कितना कवर अप कर रही है? मैम अभी तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो मतलब मोस्टली हॉस्पिटल्स आयुष्मान के अंतर्गत पूरा फुल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले तक हमने देखा था डॉक्टर्स इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि वो बिल का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, हॉस्पिटल्स में काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर भी हड़ताल पर चले गए, स्ट्राइक कर दिया था। मैम कमियां दोनों तरफ से होती हैं। कहीं कहीं हॉस्पिटल्स में, जैसे राजस्थान में अभी कुछ इश्यूज हुए थे, तो ओवर बिलिंग्स का बहुत बड़ा एक मुद्दा गरमाया था वहाँ पर कि आयुष्मान कार्ड से जो लोग ट्रीटमेंट करा रहे थे वो हॉस्पिटल्स ने उनको मतलब ज़्यादा हाई डोज की एंटीबायोटिक्स या ज़्यादा पैसे वाली एंटीबायोटिक्स वगैरह के साथ ट्रीटमेंट के साथ बिलिंग कर दी थी उनकी। तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ लूज पॉइंट्स रहते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कोऑपरेट तो करती है। यानी लूप होल्स होते हैं, उन लूप होल्स को कवर किया जाता है। अमनदीप जी, एनडीपीएस एक्ट के तहत अगर हम देखें तो ड्रग कंट्रोलर और पुलिस डिपार्टमेंट के बीच में एक तालमेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत मैंडेटरी होता है। वो किस तरह से आप गुरुग्राम में देख रहे हैं? अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें तो गुड़गांव और मेवात एरिया के अंदर जितनी रेड्स पिछले 2 साल के अंदर हुई है वो कोऑर्डिनेशन की वजह से ही हुई है मैम। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन इस टाइम पे टचवुड ड्रग डिपार्टमेंट का बहुत अच्छे से है, क्योंकि हम ऑलरेडी, अब हमारी भी टीम मजबूत होगी, उनके पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। और यही कारण है कि गुड़गांव में अब जो मेडिकल इंटॉक्सिकेंट का नशा है वो खत्म होता जा रहा है। लाइसेंस रद्द करना या निलंबन वाली जो प्रक्रिया है वो किस स्टेज पर आकर होती है और उसके बाद का फिर क्या प्रोसीजर होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और मेडिकल इंटॉक्सिकेंट, इस 2 के ऊपर सरकार के बड़े सख्त निर्देश हैं कि कहीं भी मिलती है तो उस केमिस्ट का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। एक बार लाइसेंस रद्द हो गया तो ना उस जगह पे ना उस बंदे को दोबारा लाइसेंस नहीं दिया जाता। ये वो कंडीशन होती है जहां पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और दोबारा नहीं मिलता है। हाँ जी। डॉक्टर मनीष, लापरवाही या फिर मेडिकल नेग्लिजेंसी जो इस वक्त कई बार हम देखते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये चीज़ें नज़र आती हैं। कई बार मेडिकल स्टाफ्स के साथ मारपीट की भी खबरें हमने देखी हैं। बहुत ज़्यादा जो मरीज़ के परिजन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं। ऐसी शिकायतों का निपटारा कैसे किया जाता है? क्या उसके लिए कोई अलग से टीम बनाई गई है, कोई विभाग है जो इन चीज़ों को देख रहा है या मॉनिटर कर रहा है? मैम मेडिकल नेग्लिजेंसी के लिए तो अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बाद में मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे, वो अपनी कंप्लेंट करा सकता है बाकायदा। फिर जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कंप्लेंट होती है तो मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड की वहाँ पर मीटिंग होती है
वहाँ पर पेशेंट के अटेंडेंट्स कंसल्टिंग डॉक्टर को हियरिंग के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद जो भी दोनों की हियरिंग के बाद जो भी डिसीजन होता है वो मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड लेता है। मेडिकल स्टाफ की सेफ्टी को लेकर भी कई बार हमने देखा है कि आवाजें बुलंद हुई हैं। मैम देखिए, पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट अपने आप में बहुत परेशान होते हैं, तो हम तो स्टाफ को यही कोशिश करते हैं कि अगर पेशेंट या पेशेंट का अटेंडेंट कोई अगर वायलेंसी करने की कोशिश भी करता है या एग्रेसिव होता है तो उसको प्यार से समझाने की कोशिश करें, उसके साथ वायलेंसी करना ठीक नहीं है। फिर आने वाले समय में ड्रग कंट्रोल सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं? जैसा आपने कहा कि जब आप आए थे गुरुग्राम में तब आप अकेले ड्रग कंट्रोलर थे, अब 3 और आ गए हैं, तब चैलेंज ज्यादा था या अब आप देख रहे हैं कि इस फील्ड में आपको चैलेंजेस ज्यादा नजर आ रहे हैं? नहीं, अब फील्ड में काफ़ी रिलैक्सेशन है। जब एनफोर्समेंट बढ़ती है तो रिलैक्सेशन मिलता है। अभी एरियाज डिवाइड हो गए हैं। पहले एक ही ऑफिसर था 4000 शॉप्स के ऊपर, इतने मेडिकल हॉस्पिटल्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, सिविल डिस्पेंसरीज। अब 3 ऑफिसर्स होने के बाद बहुत रिलैक्सेशन हो जाता है और एनफोर्समेंट भी उतना ही बढ़ रहा है। एक अंतिम सवाल डॉक्टर मनीष आपसे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर एक भ्रांति बनी होती है लोगों के दिमाग में कि अगर हम वहां जाएंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा हमारा, किसी गरीब की या किसी मध्यम वर्ग की सुनवाई वहां नहीं होगी। तो ऐसे लोगों की जो सोच है इसे कैसे बदला जा रहा है और इसे लेकर आप क्या मैसेज हमारे मंच के जरिए देना चाहेंगे? मैम ऐसा नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ओल्ड गुड़गांव के हॉस्पिटल्स हों चाहे कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हों, सब अपनी पॉकेट देख के ही ट्रीटमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल्स में जाते हैं। और ट्रीटमेंट करने से पहले या एडमिशन करने से पहले पेशेंट के अटेंडेंट को प्रॉपर समझाया जाता है कि आपके ट्रीटमेंट में अप्रॉक्सीमेटली इतना खर्चा आएगा, और अगर लगता है कि पेशेंट पुअर है या अनअफोर्डेबिलिटी है तो उस हिसाब से हॉस्पिटल्स उसके साथ रिलैक्सेशन भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मध्यम वर्गीय या जो पुअर पेशेंट्स आते हैं उनके साथ कुछ ज़्यादती होती है। तो सबको हॉस्पिटल में जाके एक अधिकार, पेशेंट के क्या नैतिक अधिकार रहते हैं ये एक बोर्ड पे लगा रहता है। ये हमारे लिए एक मैंडेटरी है, एक साइनेज हम लगा के रखते हैं। उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि आप डॉक्टर से पूछिए कि आपके पेशेंट को क्या दिक्कत है, कितना समय लगेगा, उसके इलाज में कितना खर्चा आएगा, या उसको और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो पेशेंट्स और पेशेंट के अटेंडेंट्स को अपने मौलिक अधिकारों को जानना चाहिए। हॉस्पिटल में एडमिशन करने से पहले उनको इन सब चीज़ों के बारे में डॉक्टर से अच्छी तरीके से जानना चाहिए। पहले उन्हें बता दिया जाता है क्या टर्म्स एंड जी, क्या जी, कंडीशंस है, उसके बाद फिर वो आगे प्रोसीड करते हैं या नहीं, ये मरीज के ऊपर है। बिल्कुल मैम, ऐसा ही होता है। ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, चूंकि डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर की अगर हम गुरुग्राम में बात करें, तो आप इसे एक चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं या आपको लग रहा है कि नहीं धीरे धीरे अब चीज़ें फील्ड पर काफ़ी स्मूथ हो गई हैं? जो एक स्थिति जो पहले जब आपने ज्वाइन किया था तब और अब की स्थिति में आप कितना परिवर्तन पा रहे हैं? मैंने 2014 में ज्वाइन किया था, उसके बाद 2025 आज तो रात और दिन का अंतर है। जितनी स्मूथनेस अब हो गई है, पहले जो दवाइयों के अंदर MRPs को लेके, रेट्स को लेके, उस पर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी कंट्रोल किया है। इवन ऐसे भी केसेस है जिसमें कोई कंपनी थी, उसने दवाइयों का रेट बढ़ा के रखा, तो 8-9 करोड़ रुपए तक की रिकवरी भी गवर्नमेंट ने भी करी है उनसे, और इवन कोर्ट से भी वो सस्टेन हुई है। तो हाँ, टाइम के साथ साथ अब चीज़ें बहुत रिलैक्स हैं, बहुत स्मूथ हैं। अब लोगों को भी पता चल गया, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी पता चल गया कि डिपार्टमेंट की हमसे क्या रिक्वायरमेंट है, और आम जनता भी अब जागरूक हो चुकी है। उनको भी पता चल चुका कि हाँ, मुझे तो कोई दवाई लेनी है, मुझे बिल लेना है, बिल पे दवाई लेनी है। ज़्यादा डिस्काउंट के लिए अगर मैं जाऊंगा तो हाँ, उसमें गड़बड़ हो सकती है, तो मुझे प्रॉपरली बिल के ऊपर दवा लेनी है। तो अभी बहुत स्मूथनेस है गुड़गांव में मैम, दवाइयों को सब कुछ ठीक है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। हम यही उम्मीद करते हैं कि गुड़गांव का, गुरुग्राम का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसी तरह से डेवलप करे। और आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, मनीष जैन जी, अमनदीप जी, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू जी। थैंक यू। शुक्रिया पूर्वा, इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन को होस्ट करने के लिए। और दोनों मेहमानों को मंच पर ही मैं
अनुरोध करूंगा कि मंच पर रहें। उनको टोकन ऑफ लव इंडिया न्यूज़ हरियाणा की तरफ से, इस गुरुग्राम मंच की तरफ से, इंडिया न्यूज़ हरियाणा के इनपुट एडिटर दीपक शर्मा जी से निवेदन कि वो मंच पर आए और दोनों मेहमानों को सम्मानित करें। साथ में ज्योति सांगवान जी, एसोसिएट स्पॉन्सर सेंट्रल